हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले जो छठा वीडियो लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम आज इसके प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित मतलब जितने हमने फार्मूले पढ़ा है उससे रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आसान टाइप के न्यूमेरिकल जो बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल हैं, जो आपके यूपी बोर्ड में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें छोटा मोटा कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक चीज है, एक प्रश्न पूछता है। यहाँ पे एक प्रश्न है कि किसी धातु पर एक ही आवृत्ति का अगर प्रकाश डालने पर भी अलग अलग गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक ही आवृत्ति के प्रकाश को अगर हम लोग किसी धातु के तल पर आपतित कराते हैं तो धातु के तल से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, वो अलग अलग क्यों होती है। ठीक है ना, ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों होती हैं। तो देखिए इसका आंसर ये है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ तो धातु के सतह पे होते हैं, कुछ धातु के अंदर होते हैं, कुछ एकदम अंदर होते हैं, कुछ सतह के ठीक नीचे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम आवृत्ति का प्रकाश उसको गिराएंगे तो जो धातु के सतह पर होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों का जो है कार्यफलन जो होगा, कहने का मतलब होता है कि वो तुरंत जो सतह पे होते हैं उनको बाहर आने में, यानी कि धातु को छोड़ने में एनर्जी कम चाहिए होती है, तो उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है मिल जाती है। और जो धातु के भीतर होते हैं, धातु के अंदर से आते हैं, वो कुछ तो ऊर्जा जो है सतह तक आने में खर्च कर देते हैं। तो जो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो सतह पर जो इलेक्ट्रॉन थे उनके अपेक्षा कुछ कम मिलेगी, क्योंकि उनको धातु के अंदर से बाहर लाने के लिए जो कुछ ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के सतह से भीतर से अलग अलग स्थान से आते हैं, इसीलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि कुछ ऊर्जा जो धातु के सतह पे होते हैं उनको निकलने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, जो धातु के भीतर होते हैं उनको सतह पे आने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। तो इसीलिए जो है जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं आगे पीछे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है। ठीक है ना, एक ही आवृत्ति का गिराएंगे, जैसे हमने एचन्यू आवृत्ति का प्रकाश गिराया। अब ये है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के सतह पे हैं। अब मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक तरफ सतह पे हैं, कुछ इसके अंदर है। तो ये वाले तो तुरंत चले गए, लेकिन इनको यहाँ तक आने के लिए कुछ एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। इसके बाद जो शेष एनर्जी बचेगी उसको वो उसे काइनेटिक एनर्जी में मिलेगी। तो इसीलिए डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से उत्सर्जित होते हैं, है ना। तो इसमें जो है हम लोग एक ट्रिक भी देखते हैं। हालांकि अगर बोर्ड में सवाल आते हैं तो आप पूरा लगाइएगा या कुछ चीज़ें याद भी रखिएगा। जैसे हम जानते हैं कि E बराबर एक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है। ठीक ठीक, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं hc/λ। ठीक, अब जहाँ पे c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो प्लांक नियतांक होता है उसकी होती है 10⁻⁴ जूल सेकेंड। अगर हम इसको कैलकुलेट करें Sc की वैल्यू तो 6.6 × 10⁻⁴ ये
3 गुणे 10⁸ है ना। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो आप इसका गुणा करेंगे तो 1.98 गुणे 10⁻20 है ना। अब जैसे कहने का मतलब रहता है कि जूल सेकेंड गुणे मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कर सकता है, जूल मीटर आएगा, मतलब एससी की जो वैल्यू आएगी ये जूल मीटर में इतनी आती। अगर इसको हम 60 में लिखें तो इसको 2 गुणे 10⁻25 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी जरूरी इतना है। ठीक है, तो आप इस एचसी की वैल्यू को आप पूरा ये याद रखें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, है ना, कि इतना होता तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक, अब जैसे कि लैम्डा यहां से अगर निकाला जाए तो वो होगा HC/E, यानी कि यहां से इसकी वैल्यू है 1.98 गुणे 10⁻25 है ना, ये भी आई है। और ई को अगर जूल में रखेंगे तो ठीक है, ये मीटर में आएगा। अगर यहाँ पे ई क्या है, जूल में आएगा है, तो लैम्डा का मान मीटर में आएगा। लैम्डा का मान क्या आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, यानी ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, है ना, कहने का मतलब होता है कि तो ये मीटर में आएगा। लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब यहीं पर एक चीज और देखने लायक है कि अगर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, ई क्या हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, ठीक है ना, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो हम जो है क्या करेंगे, इसमें इस चीज में पूरे 10⁻25 में 1.6 गुणे 10⁻19 से गुणा कर देंगे तो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा और ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। यानी अगर इसको कैलकुलेट इससे इसमें भाग देंगे तो 1375 ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। यानी भाग करके आप देखेंगे तो लैम्डा आएगा है ना 1.2375 गुणे 10⁻6 और ये रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसे आप लिख सकते हैं 12375 गुणे 10⁻10। तो ये डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना, और यही अगर ई को 12375 अगर यहाँ लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये हुआ क्या, एक कैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमें ई चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच सी अपॉन लैम्डा होता है, तो आप एच सी की वैल्यू कितना होती है 98 गुणे 10⁻25। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा रहने दीजिए मीटर्स में, ठीक है। तो ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना जाता है तो इससे भाग दिया जाता है, तो ये चीज किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है तो इससे गुणा किया जाता है। सिंपली ये जानिए कि अगर ई को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इससे भाग दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो इससे गुणा कर दीजिए।
अब देखिए ये लैम्डा यहाँ तब एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। कैसे? चल ये जाए, इससे इसमें भाग देंगे तो 1.2375 गुणे 10 टू पावर माइनस क्या हो जाएगा 10। अगर लैम्डा को मीटर में भी रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 6000 एंगस्ट्रॉम है तो 6000 गुणे 10 टू पावर माइनस 10 होती, ये तो कट गया ना। तो ये जो चीज है किसमें रखाएगा? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये वाली चीज कट जाएगी, तो यहाँ पे इसे हटा देंगे अगर, तो लैम्डा यहाँ क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, और ये पूरी चीज किसमें हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा तो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, अगर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा इलेक्ट्रॉन में होगा। लेकिन यहाँ ये चीज जो है ये 60 फार्मूला है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं। कहीं कहीं अगर 60 में आप ये बल्कि याद कर लीजिए कि 80 का गुणा ये होता है। जूल को किस में बदलना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना, हम कैलकुलेशन कर लेंगे। एक चीज याद रखिए कि 1.98 में अगर इससे भाग देना होगा, है ना, तो 1.2375 आता है। तो लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में अगर लाना है तो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही इसमें भाग दे दीजिएगा, सिंपल सी बात। मतलब 1 2 3 7 5 में ई से भाग दे दीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसमें एंगस्ट्रॉम में ही इससे भाग देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक, तो ये शॉर्टकट की बात थी। चलिए अब हम सवाल लगाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे सवाल हम लगाते हैं। जैसे कहा है कि सीजियम धातु, सीजियम का जो कार्यफलन बहुत कम होता है, जितनी भी क्षार धातुओं का कार्यफलन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीजियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन। यहाँ पे लिखेंगे सीजियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन कितना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? हो तो दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अब देखो दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कार्यफलन, कार्यफलन दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि W बराबर होता है h न्यू 0, या इसी को लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा 0, है ना। और यहां से हो सकता है लैम्डा 0 hc अपॉन क्या हो सकता है? W। अब W को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, है ना। या आप इस पूरी चीज को आप डायरेक्ट अगर लगाना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 3 7 5 और ये W जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो ये एंगस्ट्रॉम में सीधे आएगा। आप या तो मान रखें इसका 6.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 34 और ये 3 गुणे 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दीजिए। तो कहने का मतलब है कि लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम मीटर में आएगा, है ना, तो देखिए एक चीज, सॉरी यहाँ पे ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है ना। अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे
और यहाँ से अगर W या E चाहिए तो 1 2 3 7 5 और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ट्रिक है। तो देखिए ऊपर वाला गुणा करेंगे तो आप इसे अगर मीटर में बदलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका होगा 1.98 गुणे 10⁻⁻25 ऊपर हो गया, ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये हो गया मीटर में। अगर आप इससे डायरेक्टली भाग दे देते हैं इसमें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 7 5 है ना, तो और इसे 1.8 लिखते हैं तो ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। अगर इससे 1.8 से भाग देते हैं तो भाग देंगे तो आपका जो भी निकल के आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, आंसर निकाल ले लीजिएगा, इसका भाग दे करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक, यानी कि ऊपर वाली चीज में इससे भाग देकर किया गया तो ये आया है तो यही बचा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इसे इससे इसमें भाग देंगे तो इसको सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो ई की वैल्यू होती है उससे भाग दे देंगे तो ये प्राप्त हो गया। तो चाहे जाहिर सी बात है लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहेगा। तो ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू की जगह ई भी हो सकता है। 1 2 3 7 5 लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग पहले सारी चीजें मीटर्स में करेंगे और फिर बाद में एंगस्ट्रॉम में बना लेंगे। सारी चीजें जूल में करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना लेंगे। आप उससे भी कर सकते हैं, अगर कभी शॉर्ट में लगाना हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भाग करके देख सकते हैं, इसमें जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, अब भाग दे लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं। साला कॉन्सेप्ट अब लिखा किसी धातु के लिए कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी धातु के लिए कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। अब हल देख लीजिए। कार्यफलन W बराबर दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसे आप जूल में बदलेंगे 10⁻⁻19 जूल है। हमें जानते हैं कि W बराबर h/μ0 है। हमें इसको चाहिए W/h हो गया। तो ये हर्ट्स में आएगा तो W की वैल्यू है 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल और H की 6.6 गुणे 10⁻34। तो ये हर्ट्स में आएगी, डायरेक्टली हर्ट्स में आएगी, है ना। तो ये 2 बार में कट गया, ये 0.8 हो गया। तो कहने का मतलब 0.8 गुणे ये ऊपर जाएगा प्लस होगा 34 19 -15 हो जाएगा।
+15 या इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻15 हर्ट्ज। हर्ट्ज जिसको कहते हैं हर्ट्ज। ठीक, ये हमने जो बताया है ये शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली करेंगे तो ये तो आवृत्ति हर्ट्ज में आए है ना, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है या लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लाना, तो आप इसमें डायरेक्टली W से भाग दे दीजिए, है ना, तो आएगा। तो वो शॉर्टकट के लिए है, मतलब कम समय में लगाना है। तो बाकी हम आपको नियम से चलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, यानी पहले आप उसको एमके सिस्टम में रखिए, बाद में एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा तो आप बदल लेंगे, तो उससे गलती होने का चांस नहीं है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक धातु का कार्यफलन, एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 फोटान धातु पृष्ठ पर आपतित होते हैं। 2 फोटान धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं। फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं। ठीक, तो देखो एक धातु का कार्यफलन इतना है और इतनी ऊर्जा के 2 फोटान पृष्ठ पे आते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं। तो देखिए कार्यफलन आपका दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक फोटान की जो ऊर्जा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भले 2 फोटान है लेकिन एक फोटान एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, ऐसा नहीं कि 2 फोटान मिल के गिर गए तो वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन एक फोटान की ऊर्जा पर निर्भर करता, आपतन कुल ऊर्जा पे निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन फोटान की केवल एक ऊर्जा पर निर्भर करता है, क्योंकि एक फोटान पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ही देता है। कितने फोटान गिरे टोटल ऊर्जा पे निर्भर नहीं करता। तो अब एक फोटान की ऊर्जा इतनी है, कार्यफलन इतना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है, कहने का मतलब है कि इसे एचन्यू कहते हैं, ये कह लीजिए, है ना, या ई ही कह लीजिए। तो यहाँ पे एच न्यू यानी कि ई ही स्मॉलर देन है डब्ल्यू, जबकि ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि आपतित फोटान की ऊर्जा इसके कार्यफलन से कम है। आपतित फोटान की ऊर्जा इसके कार्यफलन से क्या है, कम है। ये देखिए 2 ही है और उसको चाहिए तो इतना तो चाहिए उसको अंदर से पृष्ठ पे लाने के लिए, लेकिन ये 2 ही है,
तो वो तो पृष्ठ पर आ ही नहीं पाएगा, उत्सर्जन होने की बात तो दूर की है। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे कि आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा है धातु के कार्यफलन से कम है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, और कार्यफलन वाली ऊर्जा जो है वो नष्ट कहाँ होती है, ये भी जान लीजिए कि देखिए धातु के अंदर बहुत सारे धनायन होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पे ऊर्जा पड़ती है तो वो अंदर से जब बाहर आने लगता है तो जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसके धन आयनों से टकराता है, शेष परमाणुओं से टकराता है, और उसी टक्कर में वो अपनी ऊर्जा खो देता है। तो उसी ऊर्जा को उसकी कार्यफलन कहते हैं। मतलब अंदर से बाहर आते हुए वो टकराते हुए आता है शेष धनायनों से, आयनों से जो बचे हुए हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और बाकी परमाणुओं से टकरा करके जब सतह पे आता है तो उसी टक्कर में ऊर्जा जो लॉस होती है वो मिला के कार्यफलन के बराबर होती है। अब है 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले क्वेश्चन है कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी। एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी, ऊर्जा कितने जूल होगी। ठीक है ना, ऊर्जा को जूल में दिखाया। तो तरंग दैर्ध्य हमारा दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, जो जूल में आंसर लिखना है तो इसको मीटर में बदलिए, 10⁻⁻10 मीटर। फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी, तो फोटॉन की ऊर्जा होती है h न्यू, या इसी को लिखते हैं hc/λ। ठीक है ना, तो इसी को जूल में बदलना है। तो hc की वैल्यू जानते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10⁻34 है। जैसे लिखिए एक बार, लेकिन याद रखें मान क्या होता है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। और लैम्डा की वैल्यू है 10⁻10, तो इसकी वैल्यू 1.98 गुणे 10⁻25 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 5 गुणे -10, और ये जो आएगी वो जूल में आएगी। ठीक है ना, कितनी जूल आएगी, तो आप इसका ये तो कट जाएगा, 1.98 गुणे 5, 10 प्लस मतलब 10⁻15 हो जाएगा, और आप इसमें भाग दे करके 25 है ना, तो 25 10 15, 1.98 में भाग दीजिए 5 से, 5 को भी 5 15, 5 9 45, 5 6 30, तो ये हो जाएगा 0.396, 5 6 30 है ना, गुणे 10⁻15, या इसको कह सकते हैं 3.96 गुणे 10⁻4, तो इतना जूल में आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, क्योंकि जो h की वैल्यू होती है वो 6.67 तक ली जाती है, तो हमने 1-2 ही अंक लिया है, -34 इतना जूल।
ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सवाल आएंगे। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। अब चलिए लिखना, एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है, एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका संवेग ज्ञात कीजिए। इसका संवेग ज्ञात कीजिए। चलिए अब संवेग जानते हैं क्या होता है, ऊर्जा दी हुई है तो संवेग चाहिए। तो जानते हैं ये सूत्र होता है P गुणे C। यहां से P बराबर हो जाएगा E/C। P संवेग है, C क्या है, प्रकाश की चाल है, और E क्या है, ऊर्जा है। तो संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, या इसी को न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है। तो आप इसको एमकेएस में रखिए, तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जूल में बना दीजिए, -19 जूल। और C की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ होती है। तो P आ जाएगा न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 3 दाह में 30 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, और ये 8 ऊपर से कट जाएगा तो 10⁻11 है ना। ये 10 से गुणा होगा 16, और ये 19 है, ये नहीं सॉरी 19 8 27 होगा, क्योंकि प्लस है ना, पर जाके माइनस हो जाएगा। न्यूटन सेकंड कहते हैं इसको, या इसको कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये सवाल है आपका, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो विभव का मान वोल्ट में निकालना है ना। तो अब हल के लिए क्या है, त्वरक विभव का मान लीजिए ये है 11, लैम्डा दिया हुआ हमारा 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको मीटर में बदल दीजिए, -10 मीटर। अब हमको निकालना है जान से तरंग दैर्ध्य h/p होता है। और हमने पढ़ा था कि
ये जो है H/P को हम लिख सकते हैं 2m भी आया था शायद, पीछे याद करिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें अगर चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर H² 2m हो जाएगा, या b बराबर हो जाएगा H² 2m गुणे लैम्डा स्क्वायर गुणे e। ठीक है, तो हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻, इसने का स्क्वायर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 होता है, 10⁻31, और लैम्डा का मान 10⁻⁻ का स्क्वायर और ई की वैल्यू 19। अब इसी को हम हल करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसे क्या करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और है कि एनसीईआरटी बुक का जितने भी एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल मत छोड़िएगा, सबको बढ़िया से लगाइएगा, क्योंकि हमें जहां तक उम्मीद है कि एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल आने की संभावना ज्यादा है। एनसीईआरटी बुक से एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से जो उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं उससे आने की संभावना है, और उससे जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप स्वयं हल करिए। ठीक है, चलिए अब सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 गुणे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है। क्या है? गतिमान है। इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इससे संबद्ध डी ब्रॉगली या ब्रागली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं हम कि हमारा जो है वी दिया है 0.5 गुणे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और हमें लैम्डा चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 गुणे 10⁻⁻ इतना kg। जानते हैं लैम्डा बराबर H/mv होता है, तो इसमें रख दीजिए 6.6 गुणे 10⁻⁻34। m की वैल्यू 9.1 गुणे 10⁻31, v की वैल्यू 0.5 गुणे 3। ये मीटर में आएगी। किसमें आएगी? मीटर में। बाद में इसको एगेंस्टा में बदल लीजिएगा, आप हल करिएगा इसको। ठीक, तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इतना,
एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इतना एंगस्ट्रॉम है। कण का संवेग क्या है? कण का संवेग क्या है? अब जानते हैं कि लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है, तो पी बराबर एच अपान लैम्डा होता है। यहीं से निकल संवेग किलोग्राम मीटर पर। तो एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10 - 34 और ये 2 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मीटर में बदल दो 10 - 10 से गुणा करके। अब इसे हल कर दो, इसे काट दोगे 3.3 हो जाएगा और 3.3 गुणे ये ऊपर प्लस यानी 10 - 24 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब एक सवाल यह है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो। क्वेश्चन है प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? दिया हुआ है m अल्फा = 4mp। ठीक है, तो उनकी चालों में अनुपात, तो हम क्या जानते हैं? प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान है। प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं कि h बराबर लैम्डा बराबर h mb होता है। h यहाँ कांस्टेंट है, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान है, यानी यहाँ दिया है कि अल्फा बराबर h प्रोटॉन, ये बराबर है। ठीक, तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? तो इस हिसाब से h बराबर m अल्फा b अल्फा बराबर हो जाएगा h mp vp। h कैंसिल है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी चालों के अनुपात की बात करें तो b अल्फा bp mp m अल्फा, यानी उल्टा रेशियो है। तो m mp है, इसको रहने दीजिए, जहां पे m अल्फा जो है 4mp है, कट गया 1 और 4। अल्फा और p में जो अनुपात होगा वो 1:4 का होगा, या vp बटे v अल्फा करें तो 4:1 होगा। तो ये रेशियो है। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल लगाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग 3-4 अच्छे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक,
अब दिया है कि एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की पहली तरंग दैर्ध्य, एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दहली तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा विरोधी विभव ज्ञात कीजिए। निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव। तो पहले हम अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालें, है ना। एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालिए, जूल में निकालिए, जैसे चाहे वैसे निकालिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दहली तरंग दैर्ध्य, यानी कि इसको लैम्डा 0 से कहते हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम है और 4000 तरंग द्वारा प्रकाश डाला जाता है। 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर्स में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप मीटर में, जूल में निकालिए, बाद में आप उसमें बदल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 10⁻⁻10 4000 10⁻⁻10 तो 6 × 10⁻⁷ और 4 × 10⁻⁷ मीटर। आप एक सूत्र जानते हैं कि E के बराबर होता है hν - W, या इसी को लिख सकते हैं hν - hν0, या इसको लिख सकते हैं hc/λ0, लैम्डा, और यहाँ hc/λ0, ठीक। hc कॉमन ले सकते हैं, 1/λ - λ0, ठीक। या इससे लिख सकते हैं hc λ0 - लैम्डा, और नीचे λ0 × लैम्डा। ठीक। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो E की वैल्यू निकल जाएगी। Hc के मान 1.98 × 10⁻25 है, और ये है 6 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷, और नीचे है 6 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷। ये वैल्यू आएगी जूल। फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं, है ना। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। अब जूल में अब जानते हैं कि यही E जो होता है वो निरोधी विभव के बराबर होता है। तो V बराबर क्या कर सकते हैं, E को जूल में E से भाग देंगे तो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आएगा,
अरे वोल्ट में आएगा। इससे भी अगर बाद में आप जाए वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 × 10⁻19 से भाग दे दीजिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं, 2-3 सवाल और बचे हैं, आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर जो है उसका जूल में जो आया है 1.65 × 10⁻19 जूल, और वी निरोधी विभव की वैल्यू आई है 1.031 वोल्ट, ये मान आया है। चलिए एक सवाल है, एक प्रकाश उपग्राही धातु पृष्ठ का कार्यफलन, एक प्रकाश उपग्राही धातु पृष्ठ का कार्यफलन, धातु पृष्ठ का कार्यफलन hν0 है। जब 2hν0 ऊर्जा के, जब 2hν0 ऊर्जा के फोटॉन धातु पृष्ठ पर डाले जाते हैं, फोटॉन धातु पृष्ठ पर डाले जाते हैं, तब 4×10⁶, तब 4×10⁶ मीटर पर सेकंड के अधिकतम वेग से, के अधिकतम वेग से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा, यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा 5hν0 हो तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या होगा? तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या होगा? अब देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जानते हैं आप। कार्यफलन जो है इतना है, और 2hν0 ऊर्जा के फोटॉन, मतलब इस फोटॉन की ऊर्जा जो गिर रहा है उसकी 2hν0 है ना। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से क्या होता है, E के, जिसको हम कहते हैं hν0, ये होता है। इसे आप ½mv_max² भी कहते हैं। तो ये जो है वो कितना है, 2hν0 है और hν0, तो ½v_max² हो गया hν0। ठीक है ना।
तो कह रहा है कि फोटॉन धातु पृष्ठ पर डाले जाते हैं तो इतने मीटर के अधिकतम वेग से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। चलो इसे हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। फिर कह रहा है कि यदि आपतित फोटॉन इतना हो तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो वही होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं Vmax2²। अब ये हो जाएगा 5h0 माइनस h0, तो ये हो जाएगा 12m Vmax²। अब देखिए 5 में से ये जाएगा 1 तो 4 हो जाएगा h0, समीकरण 2। अब इसे आप भाग दे सकते हैं, है ना, 2 में 1 से, तो हो जाएगा 12m Vmax2² बटे नीचे है 12m Vmax1² और 4h0, एक होगा h0, ये देख कट जाएगा बच, ये 12m कट जाएगा, हमको Vmax2 का स्क्वायर और ये कितना है V² है ना, तो 4 × 10 के घाते 6 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4/1। अब इसे हल कर सकते हैं, है ना, तो इसे आप हल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो आंसर जो इसका है Vmax2 जो आएगा वो 8 आएगा, 10⁶ मीटर/सेकंड आएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए कह रहा है कि 300 वाट तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के, क्वेश्चन है 300 वाट तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से, तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटॉन का उत्सर्जन होता है। स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटॉन का उत्सर्जन होता है। प्लांक नियतांक दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड और c जानते हैं 3 × 8 मीटर/सेकंड, सवाल में दिया। तो 300 वाट इतने एंगस्ट्रॉम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटॉन का उत्सर्जन होता है। अब कितने फोटॉन का उत्सर्जन होता है एक सेकंड में, एक स्रोत है उससे कितने फोटॉन निकल सकते हैं। अब एक फोटॉन की ऊर्जा पहले निकालेंगे, कितने फोटॉन का उत्सर्जन होगा पर सेकंड, मतलब है कि 300 वाट का मतलब हुआ 300 जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 300 जूल ऊर्जा। एक सेकंड में कितनी जूल ऊर्जा होगी 300 जूल, तो स्रोत पर सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा 300 जूल होगी अगर सेकंड पर सेकंड हो गया।
तो फोटानों की जो संख्या होती है उत्सर्जित प्रति सेकंड, जब पर सेकंड उसे 300 वाट को पर सेकंड कर देंगे तो जूल में हो जाएगा। प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा बटे होता है एक फोटान की ऊर्जा, मतलब एक फोटान की ऊर्जा से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ना फोटानों की संख्या। अब लेकिन एक फोटान की ऊर्जा निकालेंगे पहले, एक फोटान की ऊर्जा, तो एक फोटान की ऊर्जा जो होगी वो hc अपॉन लैम्डा होती है ना। तो hc 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और c 3 गुणे 10⁻8 और लैम्डा को मीटर्स में रखेंगे तो 6000 10⁻10 ये जूल में आएगी, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जूल में आएगी, कर सकते हैं। 11 छक्का 66 1.1 हो गया, 11 तिया 33। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो 18 हो गया, यानी 10⁻16 हो जाएगा ना, इतना जूल। अच्छा नहीं, 3 और है, ये 3 पॉजिटिव है ना, ये 19 हो जाएगा। अब फोटानों की संख्या, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है 300 वाट, वाट मतलब जूल पर सेकंड, 300 ऊर्जा जूल होती है। तो फोटानों की संख्या जो होगी 300 जूल है, एक सेकंड की बात कर रहे हैं क्योंकि वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड है ना। 300 जूल ऊर्जा होती है, यानी इसे लिखते हैं जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में। तो ये कह रहा है ना कि एक सेकंड में कितने फोटान का, ये भी कहा कि एक सेकंड में कितनी ऊर्जा पर सेकंड फोटान की संख्या पूछा है ना, तो एक सेकंड में ऊर्जा कितनी जूल ऊर्जा निकलती है 300 जूल एक सेकंड में, क्योंकि वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 300 जूल ऊर्जा। और उस ऊर्जा में एक फोटान की ऊर्जा से भाग दे देंगे तो हमें पता हो जाएगा कि कितने फोटान आएंगे। आप भाग करके देख सकते हैं। 1.1 हो गया 100, 1.1 गुणे 10⁻19। अब इसका जो आंसर आया है वो आया है 9.1 गुणे 10⁻18, इतने फोटान पर सेकंड। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, ये सूत्र, फोटानों की संख्या प्रति सेकंड अगर पूछ रहा है तो ठीक है, प्रति सेकंड आपतित या उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा बटे एक फोटान की ऊर्जा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज अक्सर सॉल्व प्रूफ करने के लिए पूछती है, वो ये पूछता है कि हमने प्रूफ किया है कि डे ब्रॉगली, ये प्रूफ किया है कि जो डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा बराबर 27√v, ऐसा प्रूफ किया है गैस्ट्रॉन ने। तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 150/v, ये गैस्ट्रॉन, दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है एक ही चीज है। ठीक है ना, इसे ये भी लिखा जा सकता है। तो कभी कभी आप किताब में ये प्रूफ किए हैं, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है तो यही चीज ये है,
यही चीज, क्योंकि 150 का आप वर्गमूल लेंगे तो इतना आएगा, है ना, √150 12.27। ठीक, ठीक है ना। तो ऐसा हमने प्रूफ किया है, इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त हो गया। अब 12वां लेसन शुरू होगा और 3 लेसन और बचे हुए हैं हमको पढ़ाने के लिए। ठीक, तो इसके बाद 12वां लेसन शुरू होगा जो है परमाणु के बारे में हो, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति है, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, परमाणु से रिलेटेड है, बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, कमियां, यही सारी चीज़ हमको पढ़ना है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आपसे मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जो है NCERT बुक का जो एग्जाम्पल है उससे ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा संभावना एग्जाम्पल के आने की रहती है। आप उसको बढ़िया से समझिए और उसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए, उसको प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाइएगा। ठीक, तो चलिए अब अगले वीडियो लेक्चर में जो नए चैप्टर का वीडियो लेक्चर होगा फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।